हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कुणाल और आज के सुपर फास्ट सेशन में हम बात करने जाने वाले हैं द इंटरनल एनाटॉमी ऑफ अ कॉकरोच। हमने बेहतरीन विजुअल्स के साथ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हमने स्टडी किया है। ओके, नाउ लेट्स जंप इनटू द डिटेल्स। इंटरनल वेरियस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब कुछ देखेंगे। ओके, कंसेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर, दैट्स माय प्रॉमिस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बच्चों को डाउट था कि भाई ये स्टर्नाइट, ये टर्गाइट, ये प्यूरस हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, ये ना एक्सोस्केलेटन है। जो एक्सोस्केलेटन है ये काइटिन से बना हुआ है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये जो एक्सोस्केलेटन मेरे यहाँ पे वेंट्रल साइड में लगा हुआ है, उस एक्सोस्केलेटन को मैं कहूंगा स्टर्नाइट, क्योंकि स्टर्नम के ऊपर मैंने लगा दिया। ओके, नाउ अब देखो मैं टर्न हो जाता हूं। अब ऐसे ही एक्सोस्केलेटन मैंने बैक साइड में लगा दिया मेरे प्रोटेक्शन के लिए। तो ये जो बैक साइड में जो एक्सोस्केलेटन लगा, इसे हम कहते हैं टर्गाइट। क्लियर बात है? ओके, राइट। और ये जो एक्सोस्केलेटन मेरे साइड में लगेगा, लेटरल साइड में, उसे हम कहते हैं प्लूरॉन। तो इट इज सिंपल एज दैट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो हमने क्या बात की थी यार, इसका जो हेड है हम उसको कहते हैं हाइपोग्नाथस हेड, जहां पे इसका जो माउथ है या जॉ है ये डाउनवर्डली प्रोजेक्टेड है। ओके, मतलब ये रही उसकी बॉडी एक्सिस, हेड इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्सिस, और जो इसका जो माउथ है कुछ इस तरीके से है। माउथ के हमने पार्ट भी पढ़े थे, मैक्सिला मैंडिबल जैसे आपके और मेरे पास है। मैक्सिला में मैक्सिला पैल्प भी उसके पास है। एक थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, फूड को टेस्ट करने के लिए, फूड को स्मेल करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद उसके पास अपर लिप है, लोअर लिप है। अपर लिप को हम लेब्रम कहते हैं, लोअर लिप को लेबियम कहते हैं। इसका जो है स्केलेटन स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा तो स्किन से है, इसका अलग टाइप का है। एक 4 पार्ट हमने माउथ के पढ़े थे। अब ये जो माउथ है, माउथ के अंदर क्या रहता है? टंग। टंग को ही क्या कहा था, याद करो, टंग को हमने कहा था हाइपोफेरिंक्स। क्लियर है? तो इसका जो माउथ है, ये खाने के बाद अब हम बात करने वाले कि उसका क्या क्या होगा। मान लो इसने फूड खा लिया, ये क्या है? ये ओमनिवोरस एनिमल है, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों को ये खाता है। सही बात है। ओके, तो इसने अपने माउथ से फूड खा लिया है। अब वो कहाँ जाएगा, उसका डाइजेशन किस तरीके से होगा, उसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। सो माउथ के बाद इसका जो आपको प्रोट्रूडेड पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है हल्का सा, उसे फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स के बाद ध्यान से देखिएगा, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को बॉडी से बाहर निकाल के दिखाया गया है ताकि आसानी से आप लोग समझ सको। ये एनसीईआरटी की ही डायग्राम है। सो फेरिंक्स कंटिन्यू होता है एज अ इसोफेगस, जैसे आपका मेरा होता है, फेरिंक्स आता है, इसोफेगस आता है। इसोफेगस के बाद हमारे पास आता है स्टमक, लेकिन इसके पास है क्रॉप। इसके पास जो डायलेटेड पोर्शन आपको दिखाई दिया जा रहा है यहाँ पे, उसे क्रॉप कहते हैं। माउथ से जो कुछ इसने खाया वो क्या किया जाएगा, क्रॉप में स्टोर कर लिया जाएगा। हमारे पास ऐसा कोई स्टोरिंग के लिए ऐसा कोई नहीं है। मान लो स्टमक में जाता है हमारा फूड, लेकिन स्टोरेज ऑर्गन नहीं है। इसका क्रॉप जो है स्टोरेज ऑर्गन है। मान लो भाई इसके पास टाइम कम है, आप कभी भी हिट लेके आ सकते हो इसकी जान लेने के लिए, है ना? तो इसके जान को बड़ा ही धोखा है यार, क्योंकि आपके मेरे जैसे लोग इसको आजू बाजू में घेरने की कोशिश करते हैं, इसको मारने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करता है भाई, जल्दी से खाना उठा लेता है और क्रॉप में अपने स्टोर कर लेता है, बाद में धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करेगा। सही बात है। ओके, सो क्रॉप इज यूज्ड टू स्टोर द फूड। उसके बाद फिर भाई इसने जल्दी जल्दी खाना खा लिया, उसको चबाएगा कैसे? मैंडिबल ने उसको ग्राइंडिंग के लिए हेल्प की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैंडिबल ने उसको ग्राइंड करने के लिए, फूड को ग्राइंड करने के लिए हेल्प की थी, लेकिन और ज्यादा ग्राइंड करने की उसको जरूरत है। अब वो जो उसकी जरूरत है वो पूरा करता है यहाँ पे गिजार्ड। क्लियर है? ओके, सो ध्यान से सुनो, माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। गिजार्ड में उसका फर्दर ग्राइंडिंग होगी। सो ये तो रही इसकी फोरगट, इसे हम क्या कहते हैं? फोरगट। ओके, फोरगट के पास हमारे जो ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे हम डिओडेनम, जेजुनम, आइलियम की बात करते हैं। ऐसे कोई भी डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर इसके पास नहीं है। और यहाँ पे फोरगट के बाद फोरगट कंटिन्यूज एज अ मिडगट। क्लियर है? ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार यहाँ तक फोरगट है, यहाँ तक मिडगट है? उसका भी इंतजाम यहाँ पे किया गया है। फोरगट और मिडगट के बीच में यहाँ पे हेपेटिक सीका है, मतलब यहाँ पे हेपेटिक ग्लैंड्स है। यहाँ पे एक तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं, जो आपको ट्यूब्यूल्स दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे।
ओके, तो मतलब फूड को इसने ग्राइंड किया। एक तो सबसे पहले माइंडिबल ने किया। बेटा ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। माउथ पार्ट ऐसा कौन सा है जो कि ग्राइंडिंग में हेल्प करता है? इट इज माइंडिबल। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। बेटा एक बात ध्यान से सुनो। आपने सिर्फ लेक्चर को सुनना नहीं है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जब आप लेक्चर सुनते हो तो तभी के तभी वो जो लेक्चर में दिए जाने वाले पॉइंट्स है तभी के तभी आप मेमोराइज कर लिया करो, अपने माइंड में उसको फिक्स कर लिया करो। तो आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा उस चीज के लिए। हो सके तो हेडफोन लगा के इन पर्टिकुलर लेक्चर्स को आप सुना कीजिए कि भाई मैंडिबल ग्राइंडिंग के लिए हेल्प करता है। जब आप ये चीजें बोलते हो तो ऑटोमेटिकली ब्रेन उसको रजिस्टर करना शुरू कर देता है। ओके, ग्राइंड कर लिया। फर्दर ग्राइंडिंग जो किया वो किया यहाँ पे गिजार्ड ने। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस मिलाए जाएंगे हेपेटिक सिका के। तो हेपेटिक ट्यूब्यूल्स है, ये सिंपल है। ओके, कहाँ पे है? फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे है। ओके, तो हेपेटिक सिका आपको दिखा तो आपको ये समझ जाएगा कि भाई अब मिडगट शुरू होने जाने वाला है। मिडगट शुरू हो गया। ओके, मिडगट के बाद यहाँ पे आता है आइलियम। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये मिडगट हो गई, ये आइलियम हो गया? तो मिडगट और आइलियम इन दोनों के बीच में यहाँ पे माल्फिजियन ट्यूबुल्स रहते हैं। मिडगट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू फर्दर स्ट्रक्चर लाइक ड्यूडेनम जेजुनम। इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, विच इज अनदर एमसीक्यू। ओके, सो आपको ये चीज पता चल गई कि फोरगट मिडगट के बाद अब यहाँ पे हाइंडगट आ रहा है। उसमें जो पहला पार्ट हमें दिख रहा है आइलियम, उसके बाद यहाँ पे है कोलॉन, कोलॉन के बाद है रेक्टम और फिर एनल रीजन से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, फीकल मैटर है, बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान से सुनो, हमने कहा क्या क्या अब तक पढ़ा है। हमने देखा सबसे पहले माउथ है, माउथ के बाद यहाँ पे फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद यहाँ पे इसोफेगस है, देन इसके पास से फूड को स्टोर करने के लिए क्रॉप, यस, क्रॉप के बाद यहाँ पे गिजार्ड है। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मिडगट, मिडगट के बाद शुरू होते हैं हाइंडगट, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के बाद आइलियम, कोलोन एंड रेक्टम। सो ये जो है यहाँ पे माउथ से लेके कहाँ तक? बिल्कुल गिजार्ड तक यहाँ पे फोरगट हम इसे कहते हैं। उसके बाद मिडगट है और आइलियम, कोलोन और रेक्टम दे आर द पार्ट ऑफ अ हाइंडगट। क्लियर है? ओके, अब एक बात ध्यान से सुनो। इसका जो फोरगट है और इसका हाइंडगट ये बनाता है एक्टोडर्म से। ये जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये 3 टाइप की जर्म लेयर्स रहती है। इसका जो फोरगट है और हाइंडगट है ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है। और आपको पता है कि एक्टोडर्म किसे अपीयर करता है, मतलब किस चीज का फॉर्मेशन कराता है? स्किन का। एक्टो मतलब आउटर। ओके, सो एक्टोडर्म स्किन का फॉर्मेशन कराता है, यहाँ पे गट का फॉर्मेशन कराता है। तो स्किन मतलब क्यूटिकल लेयर, तो इसकी जो क्यूटिकल लेयर है ये इसके गट में भी पाई जाती है। तो यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट है, जहां पे एक्टोडर्म प्रेजेंट है वहां पे क्यूटिकल प्रेजेंट है। ये थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर रहता है इसके पास जो इसको डाइजेशन में हेल्प करता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्यूटिकल कहां प्रेजेंट रहेगा? जहां पे एक्टोडर्म प्रेजेंट है। एक्टोडर्म कहां पे प्रेजेंट है? फोरगट और हाइंड गट में है। मिडगट में एक एक्टोडर्म प्रेजेंट नहीं है। मिडगट इज द डेरिवेटिव ऑफ एंडोडर्म, यहाँ पे क्यूटिकल एब्सेंट रहता है, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था। ओके, नाउ अब हम और डिटेल में जा रहे हैं, जहां पे हमने देखा कि भाई क्रॉप जो है इट इज यूज टू स्टोर अ फूड। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हमने बात की कि गिजार्ड में फूड का ग्राइंडिंग होता है, लेकिन इसके पास ऐसा क्या है जिसके वजह से ये फूड को ग्राइंड कर सकता है? तो इसके पास है 6 काइटिनस टीथ, काइटिन से बने हुए टीथ है, कुछ प्रोजेक्शंस है गिजार्ड में जो कि फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। सही बात है। ऐसे ही स्टमक के पास, हमारी ह्यूमन बॉडी में स्टमक भी ग्राइंडिंग टाइप की मूवमेंट शो करता है, बिकॉज स्टमक के पास ऑब्लिक लेयर होती है जो कि एक एक्स्ट्रा लेयर है जो कि यहाँ पे हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सिर्फ स्टमक के पास पाई जाती है। ओके, तो हमारे पास भी उस टाइप की अरेंजमेंट है, लेकिन इसके पास तो पर्टिकुलरली टीथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, 2020 में इसके ऊपर शायद 20 या 21 में इसके ऊपर एमसीक्यू आ चुका है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। मैं कोई आपका जनरल नॉलेज यहाँ पे बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, आपको मैं ये पढ़ाने के लिए आया हूँ कि किस तरीके से नीट को क्रैक किया जा सकता है। छोटी छोटी चीजें जो हजारों रैंक पीछे छोड़ के आप आगे चले जाओगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्रॉप किसके लिए यूज हुआ, गिजार्ड किसके लिए यूज हुआ। ओके, हमने पढ़ा कि भाई फोरगट और मिडगट एक इसके बीच में जहां पे मिडगट स्टार्ट हो रही है वहां पे हमें दिखाई देता है हेपेटिक सिका जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करती है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो बाइल जो आपको आता है जिसके साथ बाइल डक्ट आती है, फिर ये इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट आती है और वो डिओडेनम के सेकंड पार्ट में ओपन होती है।
राइट, हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट जिसे हमने कहा था। तो उसी टाइप की ये चीजें हैं बेटा, इनका ही इवोल्यूशन हो के हम लोग बने हैं। तो हमारा भी वो एक तरीके से मिड गट में ही ओरिजिन होता है। बाइल जो आता है वो भी ड्यूडेनम में आ रहा है, इसका भी मिड गट में आ रहा है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। बाइल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं हेपेटिक जूस की बात कर रहा हूं। सो हेपेटिक सिका कहां पे मिलते हैं? फोर गट और मिड गट के बीच में। देन मिड गट खत्म होते हैं कहां पे? जहां पे मालफिजियन ट्यूबुल्स इसको आके मिलेंगे। मालफिजियन ट्यूबुल्स क्या है? मालफिजियन ट्यूबुल ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अराउंड 100 to 150 मालफिजियन ट्यूबुल्स रहते हैं जो कि मिड गट और हाइंड गट जहां पे मिलते हैं, इनका दोनों का जहां पे जंक्शन है आपको वहां पे मालफिजियन ट्यूबुल्स दिखाई देते हैं। अराउंड 100 to 150 इन नंबर। इसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले। सो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या देखा कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरुआत हुई? माउथ से, उसके बाद आया फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, ये तो रहा फोरगट। डेरिवेटिव है एक्टोडर्म का, काइटिनस लेयर इसमें, दैट इज अ क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे आ गया मिडगट। मिडगट, फोरगट और मिडगट के बीच में आपको हेपेटिक सिका दिखाई देते हैं। मिडगट और हाइंड गट के बीच में आपको मालफिजियन ट्यूबुल्स दिखाई देते हैं, जंक्शन पे, बीच में मतलब जंक्शन पे। हाइंड गट का पार्ट है आइलियम, कोलोन एंड रेक्टम। क्लियर है? ओके, सो इसी के साथ इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो जाता है। क्लियर है? ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी हमने बात की कि मालफिजियन ट्यूबुल, हमारे पास भी मालफिजियन ट्यूबुल्स होते हैं। तो ये जो मालफिजियन ट्यूबुल आपको दिखते हैं कहाँ पे, किस जंक्शन पे? जहां पे मिडगट खत्म हुआ और जहां पे हाइंडगट शुरू हो रहा है वहां पे मालफिजियन ट्यूबुल आपको दिखाई देता है। तो इस डायग्राम में भी एक मालफिजियन ट्यूबुल दिखाई दिया गया है। ओके, सो यहां पे एक टिश्यू हमने डिराइव किया है। मान लो कोई एक टिश्यू है बॉडी का जो कि यहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट कर रहा है, दैट इज अ पोटेशियम यूरेट इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम यूरेट। ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को बनाता है। अब ये जो पोटेशियम यूरेट है ये भाई साहब कहां पे आ जाता है? ये आ जाता है मालफिजियन ट्यूबुल के पास डिफ्यूजन से। ओके, इसके पास तो कोई ब्लड वेसल है नहीं, तो डिफ्यूजन से आ जाएगा पोटेशियम यूरेट। अब ये मालफिजियन ट्यूबुल के सेल में पोटेशियम यूरेट आ चुका है और मालफिजियन ट्यूबुल का काम है कि भाई पोटेशियम यूरेट को, इसमें यूरेट है, राइट, नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसको बाहर निकालना क्योंकि टॉक्सिक है। तो अब ये क्या करता है मालफिजियन ट्यूबुल? मालफिजियन ट्यूबुल पोटेशियम यूरेट को ब्रेक डाउन करता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड यूरिक एसिड। क्लियर है? ओके, सो यहां पे इसने पोटेशियम यूरेट को ब्रेक कर दिया पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरेट का फॉर्मेशन कर दिया यूरिक एसिड में। क्लियर है? सो यहां पे यूरिक एसिड जो है ये बन गया और यूरिक एसिड को डाल दिया जाता है हाइंड गट में। क्लियर है? सो बिल्कुल एनसीईआरटी का सेंटेंस ही नहीं, हर एक सेंटेंस नहीं, हर एक वर्ड को हम बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे हैं बेटा। तो ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा कि मालफिजियन ट्यूबुल इज अ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट। देयर आर 100 to 150 मालफिजियन ट्यूबुल्स। मालफिजियन ट्यूबुल्स को मिल आता है डिफ्यूजन के थ्रू। मालफिजियन ट्यूबुल्स के पास आ जाता है पोटेशियम यूरेट जो कि अलग अलग सेल यार इसमें मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम यूरेट बनाते हैं जो कि भेज दिया जाता है मालफिजियन ट्यूबुल के पास। मालफिजियन ट्यूबुल पोटेशियम यूरेट को ब्रेक डाउन करता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड में, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर दिया जाता है थ्रू द हाइंड गट। हमारे पास यूरिक एसिड कहां पे बनता है? यूरिया कहां पे बनता है? नाइट्रोजनस वेस्ट कहां पे बनता है? वो बनता है हमारे पास लीवर में ऑर्निथिन साइकिल द्वारा। यहां पे वो चीज मालफिजियन ट्यूबुल में बन रही है, मालफिजियन ट्यूबुल उसको एक्सक्रीट भी करा रही है। क्लियर है? ओके, नाउ तो ध्यान से देखो, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय द मालफिजियन ट्यूबुल। इस ट्यूबुल इज लाइंड बाय, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इट इज लाइंड बाय कॉलमनर, it is lined by glandular and ciliated cell. Very very important point. It is lined by glandular and ciliated cell. Nitrogenous waste is excreted in the form of uric acid. यूरिकोटेलिक हो गया ये कौन हो गया? यूरिकोटेलिक थ्रू द हाइंड गट एक्सक्रीट करते हैं। यस, इसके पास सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पास कुछ एडिशनल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है जैसे कि यूरिकोज गैड। इसके पास फैट्स भी एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन परफॉर्म करता है। इसके पास जो यूरिकोज गैंड होती है ये सिर्फ मेल्स में पाई जाती है। मेल्स में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स और कौन से देखे? हमने अब तक जो देखा वो तो था एनल स्टाइल और ये यूरिकोज गैंड जो अब तक हमने देखा है। क्लियर है? ओके, तो ध्यान से देखना, मालफिजियन ट्यूबुल 100 to 150 नंबर प्रेजेंट बिटवीन द फोरगट एंड मिडगट। पोटेशियम यूरेट को ब्रेक डाउन करके यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट को हाइंडगट में डाल दिया जाता है। दीज आर द यूरिकोटेलिक एनिमल। यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है? एडिशनल स्ट्रक्चर्स में इसके पास है फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोज ग्लैंड। अब इसके फैट में भाई नाइट्रोजन वेस्ट है, इसलिए आप इसको मारोगे तो एक
एक गंदी सी स्मेल जो आती है, इट इज बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजनस वेट विच इज प्रेजेंट इन द फैट, क्योंकि इसका पूरे बॉडी में फैट भरा हुआ रहता है, जो कल के सेशन में हमने देखा भी था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमने कल भी बात की थी कि भाई दिस इज द वेंट्रल साइड एंड बैक साइड इज माय डॉर्सल साइड। वैसे ही कॉकरोच ऐसे चलता है, तो कॉकरोच की जो नीचे की साइड है वो है उसकी वेंट्रल साइड और बैक साइड इज द डॉर्सल साइड। नाउ इसका जो हार्ट है, ध्यान से सुनो, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका जो हार्ट है ये प्रेजेंट रहता है इस तरीके से, कहां पे, डॉर्सल साइड में, हमारा आगे के साइड में प्लेस है बेटा। ओके, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसका हार्ट इज डॉर्सली प्लेस, दैट इज बैक साइड में प्लेस है। अब इसका अगर हार्ट आप देखोगे तो आपके जैसा, मेरे जैसा हार्ट इसका नहीं है। इसके पास 13 चेंबर का हार्ट है, इतना बड़ा हार्ट। ओके, विच इज अ मस्कुलर ट्यूब। ना चलो इसको हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि भाई ये चीज है क्या। तो इस टाइप से यहां पे दिखाई दे रहे 3 चैम्बर, ऐसे देर आर 13 चैम्बर्स उसके पास होते हैं, डॉर्सल साइड में प्लेस होते हैं। नाउ अब अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो आपको दिखाई देगा कि ये चैम्बर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ओके, नाउ ध्यान से सुनो कि वहां पे किस तरीके से यहाँ पे हीमोलिम्फ इस चैम्बर में एंटर कर सकता है। इसके पास देखो ऑस्टिया है। ओके, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये ऑस्टिया है, मतलब एक डोर है, एक दरवाजा है। ओके, ऊपर के साइड में ऑस्टिया दिख रहा है, नीचे के साइड में ऑस्टिया दिख रहा है, और 2 चैम्बर को कनेक्ट करने वाला यहाँ पे वॉल है। क्लियर है? तो वॉल जो है भाई एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में एक ही डायरेक्शन में फ्लो के लिए हेल्प करेगा। ओके, तो हेड की तरफ एक एक चैम्बर अपना पंप करेगा, तो हेड की तरफ इसका हीमोलिम्फ मूव होते जाएगा, बैक साइड में नहीं आ पाएगा, बिकॉज इट इज अ वॉल विच अलो ओनली वन डायरेक्शनल मूवमेंट। तो सिंपली आपने इतना याद रखना है कि भाई इसके पास ऑस्टिया है और इसके पास वॉल है। क्लियर है? नाउ ध्यान से सुनो आप। तो अब हम इसके दिखाते हैं कि इसके हार्ट में अब हीमोलिम्फ आ पहुंचा है। राइट, ध्यान से सुनो। अब ये चीज क्या करता है, एक एक चीज बेटा, हर एक चीज क्लियर करेंगे। सिर्फ मुझे थोड़ा 1 से 2 मिनट का वक्त दो, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हार्ट कर क्या रहा है, हीमोलिम्फ क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसके पास है यहाँ पे हीमोलिम्फ, जो कि रेड कलर कर रही है, आपको दिखाई दे रहा है। अब ये क्या करता है भाई, पंप हो जाता है। जैसे ही पंप हो गया तो आपको दिखाई दिया कि ये भाई साहब इस तरीके से बाहर आ गया हीमोलिम्फ। इसमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स, इसमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो अब पूरे बॉडी में सर्कुलेट किए जाएंगे। एक तरीके से इसने कैविटी में सब कुछ चीजें डाल दी, तो इसे कहते हैं सिलोमिक कैविटी। क्लियर है? इसकी सिलोमिक कैविटी, इसके पास कोई भी ब्लड वेसल वगैरह कोई चीज नहीं है, तो इसने डाल दिया। यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन प्लेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अब इसमें से ही जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उठा लेगी, और यहाँ से ही जो न्यूट्रिशन चाहिए इसमें डाल देगी। ओके, अब देखो, अब ये जो हीमोलिम्फ अब बाहर के कैविटी में आ पहुंचा है। किस कैविटी की बात करें उसके बारे में भी हम आएंगे। अब ये बॉडी कैविटी में हीमोलिम्फ आ पहुंचा है, यहाँ से अलग अलग ऑर्गन्स अपना अपना न्यूट्रिशन उठा लेंगे। ओके, अब उसके बाद ये जो हार्ट है ये डायलेट हो जाएगा, ये डायलेट हो जाएगा और इस तरीके से हीमोलिम्फ फिर से एंटर कर जाएगा थ्रू द ऑस्टिया, है ना। सो ऑस्टिया के थ्रू फिर से ये हार्ट में चला गया हीमोलिम्फ। तो अगर मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखना, ये इस तरीके से हीमोलिम्फ यहाँ पे आ पहुंचा है बॉडी में। ओके, उसके बाद थ्रू द ऑस्टिया ये जो हीमोलिम्फ है फिर से अपना न्यूट्रिशन डिलीवर करने का फिर से हार्ट में आ पहुंचता है ना। क्लियर है? अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे क्या कोई ब्लड वेसल है इसके पास, जैसे हमारे पास मान लो मेरा जो ये हैंड है, तो हार्ट से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जा रहा है थ्रू द आर्टरी। ओके, वेरियस आर्टरीज आर देयर, ये ऑक्सीजन देते हैं मेरे हाथ को। उसके बाद मेरा हाथ जो है, मेरा हैंड जो है ऑक्सीजन को ले लेता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये वेन्स में डाल देता है कुछ इस तरीके से, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से मेरे हार्ट के पास पहुंचा दिया जाता है। क्या ऐसा कोई ब्लड वेसल, क्या ऐसा कोई वास्कुलर सिस्टम आपको यहाँ पे दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ओपन है। यहां पे मान लो कि यहां पे मान लो हमारे बॉडी में कोई भी ब्लड वेसल नहीं है, हार्ट ने ब्लड को पंप कर दिया और पूरा ब्लड बॉडी कैविटी में चला गया। ओके, नाउ मान लो भाई लिवर उसी कैविटी में, जो फ्लूइड में लिवर तैर रहा है। ओके, फिर लिवर क्या करेगा, उसमें से जो न्यूट्रिशन चाहिए उठा लेगा। फिर मेरा स्प्लीन उसमें से जो न्यूट्रिशन चाहिए उठा लेगा। फिर यहाँ पे मेरी किडनी है, जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उठा लेगी। क्लियर है? तो अगर ऐसा होता
तो मैं कहता कि ह्यूमस में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कॉकरोच में होता है जहां पे द ऑर्गन्स बाथ इनटू द हीमोलिम्फ, इस तरीके से यहां पे बात की जाती है। ओके, क्लियर है। नाउ अब देखो, मेरा जो हार्ट है, मेरे हार्ट में जो इंपल्स आता है, जो इंपल्स को कौन जनरेट करता है, मेरे हार्ट के पास ऐसे नोड है। कहां पे है? हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, उस मसल में ही मेरे पास ऐसे नोड है जो कि मेरे हार्ट को पंप कर रहा है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स करा रहा है। तो मैं कहता हूं कि मेरा हार्ट मायोजेनिक है। क्लियर है, मेरा हार्ट मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है, मायोजेनिक रिलैक्सेशन शो कर रहा है। जो कंट्रोल है इट इज मायोजेनिक, मायो मतलब मसल, मसल डिराइव कर रही है, भाई कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। क्या वो मेरे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है? अगर मैंने कहा कि भाई मेरा हार्ट 2 मिनट के लिए रुक जा, तो नहीं रुकेगा, बिकॉज इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। यस, उसको मतलब उसका स्पीड वीड बढ़ाया जाता है, लेकिन बेसिकली इट इज कंट्रोल बाय द एसए नोड विच इज अ पेस मेकर ऑफ अ हार्ट। लेकिन अगर हम कॉकरोच के हार्ट के बारे में बात करें तो यहां पे नर्वस सिस्टम कॉकरोच के हार्ट को कंट्रोल करती है। नर्वस सिस्टम के थ्रू इंपल्स आएगा और हार्ट को कॉन्टैक्ट और रिलैक्स कराएगा। तो हम कहते हैं कि इसका जो हार्ट है इट इज न्यूरोजेनिक इन ओरिजिन, इसके पास कोई भी ऐसे नोड, ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर ह्यूमंस का हार्ट अगर बाहर निकाल के हम टेबल पे रख देंगे तो वो कुछ देर के लिए बीट करेगा, क्योंकि उसका ऐसे नोड काम करता है कुछ देर के लिए। लेकिन कॉकरोच का अगर हार्ट आप इसके बॉडी से बाहर निकालोगे तो तुरंत ही वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम कट हो गया। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक हार्ट। द कॉकरोच इज हैविंग अ न्यूरोजेनिक हार्ट। नाउ ब्लड डू नॉट डिलीवर ऑक्सीजन टू द टिश्यू। हमारे बॉडी में ब्लड में हीमोग्लोबिन है, जहां पे ऑक्सीजन बाइंड रहता है। ब्लड जब सर्कुलेट होता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिलीवर करा देता है। यहां पे इसके पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं है, राइट। तो इसके जो कलर है, इसके ब्लड का कलर वो रेड कलर नहीं है, इट इज व्हाइट इन कलर एंड इट इज नॉट कॉल्ड एज अ ब्लड ऑल्सो, इट इज कॉल्ड एज अ हीमोलिम्फ। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप कहोगे कि यार हमारे बॉडी में तो यार ब्लड ऑक्सीजन डिलीवर कराना चाहता है, तो फिर इसके पास ये क्या कर रहा है हीमोलिम्फ? तो वो न्यूट्रिशन डिलीवर कराना चाहता है। क्लियर बात है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो जो न्यूट्रिशन आएगा वो तो भाई अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना है ना। उसके पास हेड है, पैर है, पूरे 6 लेग्स है, विंग्स है, सब तक पहुंचना चाहिए ना चीजें, तो वो चीज करती है। ब्लड इज नॉट रेड इन कलर बिकॉज हीमोग्लोबिन इन अपसेट एंड इट इज कॉल्ड एज अ हीमोलिम्फ। बॉडी कैविटी दैट इज द ब्लड कैविटी, इट इज कॉल्ड एज अ हीमोसिल। सिल मतलब कैविटी, इट इज कॉल्ड एज अ हीमोसिल। यहां पे भी हम बात करेंगे कि ये इसकी क्या क्या टाइप है। जो कैविटी आपको हार्ट के अराउंड दिखती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। क्लियर है। जो कैविटी आपको नर्वस सिस्टम के अराउंड दिखती है आप उसको कहते हैं पेरी न्यूरोवैस्कुलर कैविटी। इस टाइप से आप बातें करते हो, अलग अलग कैविटी को यहाँ पे डिनोट किया जाता है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, वहां पे भी हम आएंगे। नाउ ये तो रहा उसका सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम। यहां पे इसके वेंट्रल साइड में कुछ गैंग्लिया आपको दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज गैंग्लिया? अ बंडल ऑफ अ न्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड एज अ सिंपल लैंग्वेज, उसे हम गैंग्लिया कहते हैं। अब ये जो गैंग्लिया है टोटल, इसमें से टोटल गैंग्लिया में से 3 गैंग्लिया इसके थोरैक्स में रहते हैं, बचवे 6 गैंग्लिया आपको जो है इसके एब्डोमेन में दिखाई देते हैं। क्लियर है। नाउ दिस गैंग्लिया दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर लाइक दिस थ्रू द नर्व कॉर्ड्स। तो इसका जो नर्वस सिस्टम है, देखो इसमें नर्वस सिस्टम में क्या क्या है। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ अ गैंग्लिया विच आर जॉइंड बाय द पेयर्ड लॉन्जिट्यूडिनल नर्व्स। बाय द पेयर, आपको दिख रहा है आपके सामने पेयर्ड है, 2 थ्रेड आपको दिखाई दे रहे हैं जो गैंग्लिया को कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। जबकि मेरा स्पाइनल कॉर्ड ये मेरे कहां पे है? डोर्सल साइड में है, इसका वेंट्रल साइड में है। ओके, हेड, अब एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि भाई इसके हेड में बहुत ही कम गैंग्लिया रहते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम बहुत ही कम है इसके हेड में। तो आपने इसका हेड कट भी कर लिया तो भी ये जो कॉकरोच है ये थोड़ी देर के लिए जिंदा रहता है, एनसीईआरटी ने कहा है, जो कि लॉजिकल बात है। सेंस ऑर्गन में हमने कहा कि इसका सेंस ऑर्गन क्या क्या है। हमने कहा कि इसके पास रिसेप्टर होते हैं एंटीना में, सिंपल आई में, उसके बाद कंपाउंड आई में तो रिसेप्टर है ही, उसके बाद मैक्सिलरी पैल्प में, लेबियम पैल्प में भी यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं। कल हमने बहुत अच्छे से इसको स्टडी किया है बेटा। ओके, नाउ ध्यान से सुनो। सो नर्व कॉर्ड ऑफ अ कॉकरोच इट इज डबल।
हमारा सिंगल है। ओके, इट इज इसका जो नर्व कॉर्ड है इट इज प्लेस ऑन द वेंट्रल साइड। मेरा नर्व कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड कहां पे प्लेस है? डॉर्सल साइड में, इसका वेंट्रल साइड में प्लेस है। एंड इट इज सॉलिड इन स्ट्रक्चर, हमारा हॉलो स्ट्रक्चर है। क्लियर है? बीच में कैविटी रहती है। क्लियर है? जिसको सेंट्रल कैनल हम कहते हैं। क्लियर है? तो इसका जो कॉकरोच का जो नर्व कॉर्ड है, जो नर्वस सिस्टम है, वो हमें दिखाई देते हैं। नर्व कॉर्ड इज डबल, इट इज प्लेस वेंट्रली एंड इट इज सॉलिड इन स्ट्रक्चर। क्लियर बात है? अब देखो, जिसकी हम बात कर रहे थे कैविटीज की, तो उन कैविटीज के बारे में बात करते हैं जहां पे हीमोलिम्फ चला जाता है। तो जो कैविटी मुझे नर्वस सिस्टम के अराउंड दिखाई दे रही है उसे पेरीन्यूरल कैविटी कहा जाता है। क्लियर है? जो कैविटी मुझे हार्ट के अराउंड दिखाई दे रही है उसे पेरीकार्डियल कैविटी कहा जाता है। और बीच में जो कैविटी है उसे हम कहते हैं पेरीविसरल कैविटी। विसरा मतलब अलग अलग ऑर्गन, जैसे लिवर, स्प्लीन, राइट, किडनी, ये सब निकाल के मैंने ट्रे में रख दिए तो मैं कहूंगा कि ये तो ह्यूमन विसरा है। तो इन विसरा के अराउंड जो कैविटी है इसे पेरीविसरल कैविटी कहते हैं। इन कैविटीज में हीमोलिम्फ चला जाता है, जहां से अलग अलग ऑर्गन अपना अपना न्यूट्रिशन उठा लेते हैं। बचा हुआ हीमोलिम्फ चला जाता है ऑस्टिया के थ्रू फिर से हार्ट के पास, हार्ट उसको फिर से रिसर्कुलेट कर देता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमने पढ़ा कि 13 चैम्बर का हार्ट है, हार्ट के पास ऑस्टिया है, वॉल है, हीमोलिम्फ को सर्कुलेट कराता है। हार्ट इज न्यूरोजेनिक इन ओरिजिन, यहाँ पे हमने बात कर ली है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं रहता, ऑक्सीजन डिलीवर नहीं करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूरोजेनिक हार्ट है। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यस रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ बेटा ध्यान से सुनना। अब यहां पे हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि जो आगे का जो स्केलेटन है, राइट, एक्सोस्केलेटन, उसे हमने कहा स्टर्नाइट। बिल्कुल सही बात है, इसे हमने वेंट्रल साइड कहा, स्टर्नम की साइड। यहां पे हमने कहा स्टर्नाइट। बैक साइड में मेरे पास है टर्गाइड और लैटरल साइड में प्लूरॉन्स होते हैं। इस प्लूरॉन में हमारे नोज के जैसे, नॉस्ट्रिल के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे स्पाइरेकल कहा जाता है, जिसे कहा जाता है स्पाइरेकल, जहां से भाई ऑक्सीजन को ये मतलब एयर को ये इनटेक कर लेता है कॉकरोच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे कहा जाता है स्पाइरेकस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखना कि ऑक्सीजन कहां पे ले रहा है। माउथ के मतलब माउथ के हेड के ऊपर या माउथ के ऊपर इसके पास ऐसा कोई नोज नहीं है कि जहां से ये सांस ले। इसके पास लैटरल साइड में इस टाइप के स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं जहां से ऑक्सीजन एंटर करता है बॉडी में। ध्यान से सुनो, क्योंकि हमने तो देखा कि भाई हीमोलिम्फ ये ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं करता, तो ऑक्सीजन को डिलीवर कराने के लिए इसके पास अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम है। वो देखते हैं हम क्या है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि लैटरल साइड कौन सी है इसकी, तो आप कहोगे कि ये साइड वाली साइड लैटरल साइड है। यहाँ पे कुछ ट्यूब इस टाइप से प्रेजेंट रहते हैं, राइट, जिनको हम ट्रकियल ट्यूब्स कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में लेके जाते हैं। देखो कैसे, ओके, राइट। सो यहाँ पे देखो, ये रहा शुरुआत में स्पाइरेकल। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रकिया, और उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है ट्रकिया की ब्रांचेस जिसे हम कहते हैं ट्रकियोल्स, और ट्रकियोल्स जा रहे हैं अलग अलग टिश्यूज के पास। सही बात है। ओके, इस तरीके से ऑक्सीजन अंदर आता है और डिफ्यूजन के थ्रू हर एक ऑर्गन में, हर एक टिश्यू के पास इसको भेज दिया जाता है, हर एक टिश्यू के पास इसको भेज दिया जाता है। मतलब ये कोई हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं हो रहा है, सिंपल ट्यूब से आ रहा है, सेल के पास दे दिया, सेल को कहा गया कि भाई तुझे जितना ऑक्सीजन चाहिए तो उठा ले इसमें से डिफ्यूजन के थ्रू। ओके, सो हर एक बॉडी पार्ट के पास थ्रू द ट्रकियोस ऑक्सीजन डिलीवर किया जा रहा है। ध्यान से सुना, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अ ट्रकिया दैट ओपन थ्रू द 10 पेयर्स ऑफ अ स्मॉल होल। 10 पेयर्स, 10 इस साइड में 10 इस साइड में, टोटल 10 पेयर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं, जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं स्पाइरेकस, विच इज प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ अ बॉडी, दैट इज प्लूरॉन्स। क्लियर बात है? 10 ओके, 10 स्पाइरेकल होंगे। द ब्रांचिंग ट्यूब्स, द ट्रकियल ट्यूब डिवाइड्स इनटू द ट्रकियोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रकियोस कैरी ऑक्सीजन, that is the air, to the different body parts. The opening of the spiracles is regulated by the sphincter. स्पाइरेकल के पास स्पिंक्टर भी होता है, जहां से जैसे हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं तो उसी टाइप से यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग होगा और इनहेलेशन एक्सहेलेशन किया जाएगा। हमने कल के सेशन में बात की थी टर्गोस्टर्नल मसल की, तो टर्गोस्टर्नल मसल इस तरीके से इसको कॉन्टैक्ट रिलैक्स कराएगी, उसके अकॉर्डिंगली स्पाइरेकल्स ओपन और क्लोज होते हैं, जहां से ऑक्सीजन एंटर कर जाता है, फिर ट्रकियोस के थ्रू अलग अलग टिश्यूज में इसको डिलीवर किया जाता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो ये तो रही रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम कहते हैं इसके पास
ट्रकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम है। किस टाइप के ट्रकियल ट्यूब्स है इसके पास, क्लियर है। हमारे पास लंग्स है, इसके पास लंग नहीं है, इसके पास होते हैं ट्रकियल ट्यूब्स, क्लियर है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ऊपर हम आ पहुंचे जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही बच्चों को बड़ा दिक्कत जाती है, तो ध्यान से सुनना कि इसका जो मीटिंग होता है कुछ इस तरीके से होता है, दोनों बैक साइड में एक दूसरे के पास आ जाते हैं, फिर इनके पास कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम फैलोमियर्स कहते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अटैच हो जाते हैं और फिर यहाँ पे गमेट्स का एक्सचेंज किया जाता है, मतलब स्पर्म जो है मेल से फीमेल में डिपॉजिट किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान से समझ लो कि इनका जो मेटिंग होता है कुछ इस तरीके से होता है। इससे ही मुझे ये भी पता चल रहा है कि इसका जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होगा वो बैक साइड में होगा, क्योंकि ये इस तरीके से एक दूसरे के पास आते हैं बैक साइड से, क्लियर है। नाउ ध्यान से सुनना, अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने जाने वाले हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले एब्डोमिनल के लास्ट सेगमेंट के ऊपर हम आएंगे। तो यहां पे देखो जो सर्कल किया है ना उसको हम थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एब्डोमेन के पास तो टोटल 10 सेगमेंट होते हैं, उसमें से 9th और 10th टर्गा, 9th और 10th टर्गा जो कि इसके डॉर्सल साइड में मतलब ऊपर के साइड में, और नीचे के साइड में 9th स्टर्ना। ओके, तो इमेजिन करो कि ऊपर के साइड में 9th और 10th टर्गा है, आप कॉकरोच को ऐसे ऊपर से देख रहे हो, ओके, और नीचे के साइड में 9th स्टर्ना है। इन दोनों स्क्लेराइड्स के बीच में एक ब्लैडर, हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है ना, वैसे ही टाइप का इसके पास स्ट्रक्चर होता है, मसल का नहीं रहता, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहता है, जिसे हम जेनाइटल पाउच या तो फिर ब्रूड कहते हैं, क्लियर है। ये इसका क्या काम है वहां पे भी हम आएंगे। इसे जेनाइटल पाउच कहते हैं, जहां पे एनल ओपनिंग होती है और जहां पे जेनाइटल पोर की भी ओपनिंग होती है। अब एक चीज क्या करेगी उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, सबसे पहले आप इतना समझ लो, क्लियर है। ओके, इन मेल्स द जेनाइटल पाउच और जेनाइटल चैम्बर, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोनों चीज एक ही है, हम एक ही मान के चलेंगे। Okay, so in male cockroach, the genital pouch and genital chamber lies at the hind end of abdomen, बिल्कुल बेहतर। 10 सेगमेंट है और यहाँ पे हम सबसे आखिर सेगमेंट को ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि डॉर्सली 9th और 10th सेगमेंट और वेंट्रली 9th स्टर्ना जो है, इनके बीच में जेनाइटल पाउच यहाँ पे होता है। अब ये चीज आपको क्यों पूछी जाती है एग्जाम में कि भाई बताओ जेनाइटल पाउच कहाँ पे लोकेटेड, उसकी बाउंड्री बताओ। इसलिए बताया जाता है, मान लो आपको जेनाइटल पाउच को ही स्टडी करना है तो आपको पता चाहिए बेटा कि कौन से सेगमेंट के ऊपर आपको कट लगाना पड़ेगा ताकि जेनाइटल पाउच तक आप पहुंच सको। तो इसलिए सेगमेंट के रिलेशन में अलग अलग ऑर्गन्स की पोजिशनिंग आपको पूछी जाती है। तो यहां पे जो जेनाइटल पाउच है इसका क्या फंक्शन है, जैसे मैंने कहा उसके ऊपर हम जल्दी आएंगे, लेकिन इतना समझ लो कि ये जो जेनाइटल पाउच है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके पास एनल ओपनिंग होती है और जेनाइटल पोर की भी, इस जेनाइटल पाउच की अपनी एक ओपनिंग होती है। और यहाँ पे गोनापोफाइसिस दैट इज मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया भी आपको दिखाई देते हैं, क्लियर है। ये सब चीजें फिर से रिपीट होने वाली है, डोंट वरी। तो अब देखो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना। तो ये है उसके टेस्टिस, ये है उसके टेस्टिस। टेस्टिस में पता है आपको टेस्टिस में क्या होता है बेटा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ध्यान से सुनो, बिल्कुल आराम से सुनो, रिलैक्स होकर। टेस्टिस है, इसके टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, भाई सही बात है, इसका स्पर्म का प्रोडक्शन यहाँ पे होगा। फिर हमारे पास भी क्या क्या स्ट्रक्चर है, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, फिर हमारे पास है रेटी टेस्टिस है, इपिडिडाइमिस है, डक्टस वेपरंस है, हमारे पास वैस डेफरेंस है, सही बात है। ओके, सो इसके पास भी वैस डेफरेंस है। व्यास मतलब वेसल, वेसल मतलब ट्यूब, डिफरेंस मतलब टेकिंग इट अवे, मतलब स्पर्म को टेस्टिस से दूर लेके जाने वाली ट्यूब को वैस डिफरेंस कहा जाता है। हमारे पास भी वैस डिफरेंस होता है, इसके पास भी वैस डिफरेंस होता है। तो टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे वैस डिफरेंस के थ्रू, एक अलग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में स्पर्म को लेके जाएगा यहाँ पे। तो आपको पता है ह्यूमन मेल्स में भी क्या होता है कि स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में, उसके बाद उस स्पर्म को लाया जाता है वैस डिफरेंस के थ्रू। ओके, फिर उसमें सेमेनल वेसिकल अपना सिक्रेशन डाल देती है, फिर उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रेशन डाल देती है। अब ये ग्लैंड जो है ह्यूमन मेल्स में सिक्रेशन इसलिए डाल देते हैं ताकि स्पर्म ह्यूमन मेल के बॉडी के बाहर जिंदा रह सके, जब वो फीमेल बॉडी में एंटर करेगा तब। तो वही सिस्टम यहाँ पे भी है। तो ध्यान से सुना, टेस्टिस से जो स्पर्म निकला उसको यहाँ पे भेज दिया जाता है लॉन्ग ट्यूबिल में। आपको दिख रहा है ट्यूबिल की जो लेंथ है लॉन्ग है। ओके फाइन, लॉन्ग ट्यूबिल में डालने के बाद लॉन्ग ट्यूबिल उसमें कुछ चीजें ऐड कर देता है।
ओके, क्या ऐड करेगा उसको भी हम देखेंगे। फिर ये जो स्पर्म है इसको भेज दिया जाता है स्मॉल ट्यूबल में। सबसे पहले लॉन्ग ट्यूबल में भेजा, फिर स्मॉल ट्यूबल में भेजा। ओके, तो आपको दिख रहा है इस तरीके से कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर। स्मॉल ट्यूबल में भेजा, स्मॉल ट्यूबल अपना एक सिक्रीशन कुछ उसमें ऐड कर देता है स्पर्म की इसमें। क्लियर बात है। तो स्मॉल ट्यूबल और लॉन्ग ट्यूबल देखो इस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने मशरूम लाइक स्ट्रक्चर यहां पे बना दिया है, जिसको आर्टिकुलर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये हो गए लॉन्ग ट्यूबल, स्मॉल ट्यूबल। स्मॉल ट्यूबल के बाद ये जो स्पर्म है जिसके पास अब सिक्रीशंस भी आ पहुंचे हैं, ये भेज दिया जाता है यहां पे सेमिनल वेसिकल में, जहां पे स्पर्म को स्टोर किया जाता है। क्लियर बात है। स्पर्म को क्यों स्टोर करना है कि भाई जब फीमेल इसको मिलेगी तभी तो ना स्पर्म डिपॉजिट करेगा, राइट? ऐसे थोड़ी नहीं तो कि स्पर्म डिपॉजिट करते रहेगा, ऐसा नहीं। जब इंटरकोर्स होगा तभी तो नहीं डिपॉजिट करेगा, तब तक ये स्टोर करके रखता है, बिल्कुल अपनी रेडी है ये। ओके, तो सेमिनल वेसिकल में स्पर्म को स्टोर कर लिया जाता है। फिर मान लो इसको कोई फीमेल दिख गई तो फिर इजैक्युलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल से ये जो स्पर्म है अलोंग विथ इट्स सिक्रीशन ये इजैक्युलेटरी डक्ट में एंटर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ओके, अब ये जो स्पर्म है ये अब आ जाएंगे यहां पे जेनिटल पाउच में, या तो भी जेनिटल चैम्बर में, एक ही बात है। और जेनिटल चैम्बर में आपको दिख रहा है यहां पे एक स्ट्रक्चर जो यहां पे आपको दिख रहा है जेनिटल चैम्बर में, जो अभी अभी हमने पढ़ा, जो 9th और 10th टर्गाइट से बना हुआ है। क्लियर बात है। उस जेनिटल चैम्बर में ये जो फेलिका ग्लैंड अभी हमने देखी वो भी जेनिटल चैम्बर में एंटर कर जाती है और स्पर्म के लिए और एक एडिशनल कुछ सिक्रेशन डाल देती है। और यहां पे जेनिटल पाउच जो है बाहर की साइड में ओपन हो जाता है। अभी हमने देखा जेनिटल पोर, यहां पे हमने उसके पास ओपनिंग रहती है। इसी जेनिटल के पाउच के पास फैलोमियस रहते हैं, जिसको मेल गोनापोफाइसिस कहते हैं, जो कि प्लेटलेट स्ट्रक्चर है, जो कि फीमेल के पास भी रहेंगे इसी टाइप के स्ट्रक्चर, और प्लेट एक दूसरे के साथ इस तरीके से फिक्स हो जाएगी। फिर जेनिटल पोर से स्पर्म निकलेंगे और फीमेल बॉडी में इसको भेज दिया जाएगा। तो ध्यान से सुनना, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अब तक खत्म नहीं हुआ, अब तक शुरुआत है भाई। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि इसके पास टेस्टिस है। टेस्टिस में कुछ स्पर्म बनते हैं जो कि वैस डिफरेंस के थ्रू लॉन्ग ट्यूबल्स में भेज दिए जाते हैं। लॉन्ग ट्यूबल अपना कुछ सिक्रेशन उसमें डाल देगी, उसके बाद स्मॉल ट्यूबल उसके पास अपना कुछ सिक्रेशन डाल देगी। स्मॉल ट्यूबल और लॉन्ग ट्यूबल दोनों को मैं जब कंबाइन देखता हूं तो मुझे कुछ मशरूम टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसे कहते हैं मशरूम ग्लैंड। तो अगर किसी ने आपको पूछा कि मशरूम ग्लैंड इज मेड अप ऑफ, तो आप कहोगे इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग ट्यूबल एंड स्मॉल ट्यूबल्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ आर्टिकुलर ग्लैंड। आर्टिकल कहां पे पढ़ा था? ईयर में। आर्टिकल मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर, यहां पे ट्यूबल सर्कुलर स्ट्रक्चर फैशन में, इसलिए इसको आर्टिकुलर ग्लैंड कहा जाता है। फिर ये जो स्पर्म है इसके पास अब सिक्रीशंस भी आ पहुंचे हैं, इसको थोड़े देर के लिए, कुछ देर के लिए, जब तक फीमेल नहीं दिख जाती तब तक इसको स्टोर कर लिया जाता है सेमिनल वेसिकल में। मान लो इसको फीमेल दिख गई तो भाई सेमिनल वेसिकल से स्पर्म को जो है थ्रू द इजैक्युलेटरी डक्ट यहां पे जेनिटल चैम्बर में लाया जाएगा। जेनिटल चैम्बर में फेलिका ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड ओपन होती है, वो भी अपना कुछ सिक्रेशन उसमें डाल देती है स्पर्म के ऊपर। और बाद में ये जेनिटल पाउच को जेनिटल पोर है, मतलब होल है, उस जेनिटल पोर से ये जो स्पर्म है अलोंग विथ सिक्रेशन बाहर आ जाते हैं। क्लियर है। और ये फैलोमियर, या तो फिर इसको मेल गोनापोफाइसिस, इसके पास पेनिस नहीं है ना, तो इस टाइप की इसके पास स्ट्रक्चर है। क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मेल गोनापोफाइसिस या तो फिर फैलोमियर। अब ध्यान से सुनो और ज्यादा डेप्थ में जा रहे हैं। तो ये रहा टेस्टिस, कहां पे लोकेटेड है? 4th to 6th सेगमेंट में। ध्यान से देखना, टेस्टिस के पास 3 लोब है, 1 2 3। तो जैसे आपने देखा टेस्टिस के पास 3 लोब है, आप इमीडिएटली कह लोगे कि दिस इज लोकेटेड बिटवीन द 4th and 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स। क्लियर है। तो इस टाइप से याद रखो, कुछ तो रिलेशन बनाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद वैस डिफरेंस है जो कि टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म को लेके भेज देगी लॉन्ग ट्यूबल्स में। तो ये रहा लॉन्ग ट्यूबल। ध्यान से सुनो बेटा, नीचे एक स्पर्म की डायग्राम आपको दिखाई जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले टेस्टिस से जो स्पर्म आए वो भेज दिए गए वैज डेफरस ने। वैज डेफरस इसको भेज देता है लॉन्ग ट्यूबल में। लॉन्ग ट्यूबल देखो क्या कर रहा है। लॉन्ग ट्यूबल यहां पे ये जो स्पर्म का जो बंच है, उस बंच के ऊपर एक जिलेटिनस लेयर बना देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज द इनर मोस्ट लेयर। ओके, ये किसने बनाई? लॉन्ग ट्यूबल ने बनाई। अब बंच ऑफ स्पर्म के ऊपर, स्पर्म के कुछ बंच लिए, कुछ स्पर्म लिए और उसके ऊपर इसने जिलेटिनस स्ट्रक्चर बना दिया। स्पर्म के इस बंच को मैं स्पर्मेटोफोर कहता हूं। और स्पर्मेटोफोर की अगर मैं इनर वॉल देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है ये बना रहा है यहां पे लॉन्ग ट्यूबल, जो कि जिलेटिनस स्ट्रक्चर है, सेल नहीं जिलेटिनस स्ट्रक्चर है। देखो हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। तो स्पर्म का एक बंडल बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि लॉन्ग ट्यूबल ने उसके ऊपर जिलेटिनस स्ट्रक्चर बना दिया है। क्लियर है। ओके, ऐसे बहुत सारे बंडल्स बनेंगे
जिसको हम स्पर्मेटोफोर कहेंगे। क्लियर बात है। तो लॉन्ग ट्यूबुल ने अपना काम कर लिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है स्पर्मेटोफोर है, ये अब जा रहा है स्मॉल ट्यूबुल के पास, और स्मॉल ट्यूबुल क्या करता है, इस स्पर्मेटोफोर के अंदर नरिशिंग फ्लूइड भर देता है जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन देगा। सही बात है। ओके, नाउ अब इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसको स्टोर कर लिया जाएगा सेमाइनल वेसिकल में। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई स्पर्म का स्टोरेज कहां पे होता है, सेमाइनल वेसिकल में होता है। ओके, उसके बाद थ्रू द इजैकुलेटरी डक्ट इसको भेज दिया जाता है जेनेटल पाउच में। ओके, नाउ ध्यान से सुनना, यहां पे क्या हो रहा है, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, ये इजैकुलेटरी डक्ट, ध्यान से सुनना, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है एक और लेयर बना रही है स्पर्मेटोफोर के बाहर। क्लियर बात है। ओके, तो सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर बनाई गई किसके द्वारा, लॉन्ग ट्यूबुल्स के द्वारा। उसके बाद उसमें नरिशिंग फ्लूइड डाल दिया गया स्मॉल ट्यूबुल्स के द्वारा। सेमाइनल वेसिकल में स्पर्मेटोफोर का स्टोरेज हुआ। इसके ऊपर और एक लेयर बना दी किसने, इजैकुलेटरी डक्ट ने। ओके, अब ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये आ पहुंचा है जेनेटल पाउच में या तो फिर जेनेटल चैम्बर में, जहां पे फैलिक ग्लैंड आके ओपन होती है जो कि इसके बाहर एक हार्ड स्ट्रक्चर बना देती है, हार्ड जिलेटिनस स्ट्रक्चर जिसमें कैल्शियम भी रहता है। वो बात आपको जानना जरूरी नहीं है। विच इज द हार्ड आउटर लेयर, ये कौन बनाता है, फैलिक ग्लैंड। क्लियर बात है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि स्पर्म के कुछ बंडल्स है। स्पर्म यहाँ पे इंडिविजुअल लेयर में नहीं है। हमारे पास जैसे सेमाइनल फ्लूइड में स्पर्म रहते हैं और इजैकुलेट कर दिए जाते हैं फीमेल एक्सक्रीटरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्लियर बात है। यहाँ पे वैसी चीज नहीं है। यहाँ पे स्पर्म को बंडल्स में पैक किया जाता है। भाई, फीमेल के पास भेजने से पहले स्पर्म को प्रॉपर पैक किया जाता है। सबसे पहले पैकिंग, इनर मोस्ट लेयर जो पैकिंग बनाई गई वो बनाई गई लॉन्ग ट्यूबुल के द्वारा। उसके बाद उस पैकिंग में नरिशमेंट, न्यूट्रिशनल फ्लूइड डाल दिया गया स्मॉल ट्यूबुल के द्वारा। सेमाइनल वेसिकल में इसको स्टोर कर लिया गया। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट ने मिडल लेयर बनाई स्पर्मेटोफोर के अराउंड। क्लियर बात है। दीज आर द लेयर्स ऑफ द स्पर्मेटोफोर एंड द थर्ड लेयर विच इज हार्ड लेयर, वो बनाई गई फैलिक ग्लैंड ने। कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बना, ये जो बंडल बना, ऐसे कई सारे बंडल आपको दिखाई देंगे इसके जेनेटल चैम्बर में। ये दिखाई दिया आपको। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, स्पर्मेटोफोर हम कहते हैं। क्लियर बात है। तो ये भाई अब तैयार है रिप्रोडक्शन करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फीमेल कॉकरोच। देखो बेटा, अभी हमने मेल कॉकरोच के बारे में बात की। जहां पे हमने देखा कि जेनेटल पाउच किस तरीके से बॉडी सेगमेंट के साथ अरेंज रहता है या रिलेटेड रहता है, इस टाइप से हमने बात की। क्लियर बात है। अब देखो, हम फीमेल जेनेटल पाउच के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको यहां पे दिख रहा है कि डॉर्सल स्क्लेराइट एंड वेंट्रल स्क्लेराइट्स। डॉर्सल स्क्लेराइट जो है, डॉर्सल प्लेट जो है, उसको टर्गाइट कहते हैं, और वेंट्रली जो प्लेस है उसको स्टर्नाइट कहते हैं। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 7th, 8th एंड 9th स्टर्नाइट, 7th, 8th एंड 9th टर्गाइट। तो टर्गाइट को तो हम हटा देते हैं। नाउ ध्यान से सुनो, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जाने वाला। तो इसका जो 8th और 9th स्टर्नाइट जो है, ये 7th स्टर्नाइट के अंदर रहते हैं, इन्वेजिनेटेड है। ओके, अंदर प्लेस है। मतलब अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको 7th बोट शेप 7th स्टर्नाइट दिखाई देता है, उसके अंदर 8 और 9 स्टर्नाइट है कुछ इस तरीके से। और यहां पे एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है, एक पाउच रहता है कुछ इस तरीके से, जिसको हम जेनेटल पाउच कहते हैं। जैसे मेल में जेनेटल पाउच था, ऐसे ही फीमेल में भी जेनेटल पाउच होता है। पाउच को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इतना याद रखना, जैसे हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है पाउच लाइक स्ट्रक्चर, वैसे इसके पास भी है पाउच लाइक। ओके, क्लियर है। अभी हमने देखा कि भाई स्पर्मेटोफोर पाउच में आ गया था, मेल जेनेटल पाउच में। ओके, तो इसके पास भी कुछ आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई कि फीमेल कॉकरोच में द फीमेल जेनेटल पाउच, इट इज लाइंड, और इट इज, इसका जो रूफ है ये कौन बना रहा है, और इसका जो फ्लोर है ये कौन बना रहा है, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। इसका जो फ्लोर है ये बना रहा है 7th स्टर्नाइट, और इसका जो रूफ है ये बना रहा है 8th एंड 9th स्टर्नाइट। क्लियर है। ओके, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, तो आपको जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट देखना है तो कुछ इस तरीके से देखा, दिस इज द 7th स्टर्नाइट, 8th स्टर्नाइट एंड 9th स्टर्नाइट, और इस तरीके से यहाँ पे जेनेटल पाउच बन जाता है, और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर आके जेनेटल पाउच में ओपन होते हैं। सो 7th स्टर्नम इसका बोट शेप है, विच इज अ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। बोट शेप आपको दिखाई देगा, उसकी डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम। फीमेल जेनेटल पाउच इज फॉर्म बाय 7th स्टर्नम, बिल्कुल सही बात है, जो कि फ्लोर बना रहा है, और 8 और 9 स्टर्नम ये उसका रूप बना रहा है जो अभी हमने देखा।
ओके, इस जेनाइटल पाउच में क्या क्या चीजें ओपन होते हैं उसके बारे में हम जल्दी बात करेंगे। यहां पे मैं उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, कोई बात नहीं। नीचे के डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो 7th स्टर्नाइट है किस तरीके से बोट शेप है। तो आपको ये चीज पता चल गई कि 7, 8 एंड 9 स्टर्नाइट, भाई ये तीनों मिलके यहाँ पे जेनाइटल पाउच बना रहे हैं। नाउ ध्यान से सुनना कि यहाँ पे अब हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, ध्यान से सुनना है बिल्कुल केयरफुली। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये जो फीमेल कॉकरोच है उसकी ओहरी। इस ओहरी में मुझे कई सारे ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ईच ओहरी इज मेड अप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल या ओवेरियोन्स, एंड दिस इज यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर ओवरीज अलोंग द सेकंड से लेके 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक। क्लियर बात है, मतलब 2 से लेके 6th एब्डोमिनल सेगमेंट है, वहां पे ये जो ओवरी है प्लेस रहती है। देखो हमारे बॉडी में भी जैसे आप आगे पढ़ोगे तो हर एक चीज की लोकेशन बताई जाती है कि भाई आपकी किडनी वर्टिब्रा के रिलेशन में कहां पे लोकेटेड है। ये इसलिए बताया जाता है कि अगर किडनी का ऑपरेशन करना है तो ये नहीं कि मैं यहां पे ओपन कर रहा हूं या तो भाई कहीं भी ओपन करो। तो सबसे पहले मैं वर्टिब्रा को लोकेट करूंगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं किडनी के लिए ओपन करने के लिए वहां पे इंसिजन प्लेस करूंगा। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू बॉडी सेगमेंट डिफरेंट ऑर्गन की पोजिशनिंग बताई जाती है, इसलिए वो एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है फीमेल ओवरी, दिस इज लोकेटेड अराउंड द 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। इतने पोर्शन में आपको ओवरी दिखाई देगी, विच कंटेन्स 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स इन ईच ओवरी। नाउ यहां पे ध्यान से देखो, ओवेरियन ट्यूब्यूल से भाई ओहम रिलीज होगा और उसको आगे कंडक्ट करा जाएगा बाय द कॉमन ओविडक्ट या तो वजाइना द्वारा। कहां पे कंडक्ट किया जाएगा इन ओहम को या इन एग्स को? कहां भेजा जा रहा है? इनको भेजा जा रहा है जेनाइटल चेंबर में। यस, जो अभी हमने देखा जेनाइटल पाउच विच वॉज लाइंड बाय द 7, 8 एंड 9 स्टर्नाइट, बिल्कुल सही बात है। वहां पे इसको भेजा जाएगा ओविडक्ट द्वारा, वजाइना द्वारा, जिसको ही वजाइना ओविडक्ट एक ही चीज है, कॉमन ओविडक्ट। क्लियर बात है। ओके, इस जेनाइटल चेंबर के ऊपर मुझे कुछ असिमेट्रिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेथिका, जो कि 6th एब्डोमिनल सेगमेंट के ऊपर लोकेटेड है। मतलब ये डायग्राम को थोड़ा अलग तरीके से बनाया गया है आपको समझने के लिए, लेकिन इतना याद रखना दिस इज लोकेटेड एट द 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, जिसे हम स्पर्मेथिका कहते हैं, विच इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ना अब ये जो जेनाइटल चेंबर है इसके पास कोलेट्रल ग्लैंड्स आके मिल जाती हैं। ओके, तो हर एक चीज का फंक्शन भी हम देखेंगे। तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि जेनाइटल चेंबर के पास कौन कौन आके मिल रहा है? कॉमन ओविडक्ट, स्पर्मेथिका और कोलेट्रल ग्लैंड, राइट। और यहां पे जो जेनाइटल चेंबर है वहां से कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर निकलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसे फीमेल गोनापोफाइसिस या फीमेल जेनाइटिलिया कहते हैं। ये वहां पे जाने के बाद फेलोमियर के पास इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। क्लियर बात है। जब उसके बाद ही स्पर्म जो है डिपॉजिट किए जाएंगे फीमेल्स में। अब हम ध्यान से देखते हैं कि होता क्या क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि यहां पे मेल क्या करता है, जेनाइटल पोर में से अपना जो स्पर्मेटोफोर है जिसके पास 3 लाइनिंग है, इनर, मिडल एंड आउटर लाइनिंग, उसको इस तरीके से जेनाइटल चेंबर में डाल देता है। उसके बाद ये जो स्पर्मेटोफोर है ये ब्रेक हो जाता है, वहां से स्पर्म ये चले जाएंगे फीमेल के स्पर्मेथिका में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो मेल कॉकरोच ट्रांसफर स्पर्मेटोफोर इनटू स्पर्मेथिका ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन में एनल स्टाइल भी हेल्प करता है। क्लियर बात है। सो मेल आया, उसने अपने स्पर्मेटोफोर मतलब स्पर्म का बंडल डाल दिया जेनाइटल चेंबर में फीमेल के। जेनाइटल चेंबर में स्पर्मेटोफोर का जो लाइनिंग है वो ब्रेक हो गई, स्पर्म चले गए स्पर्मेथिका में। अब ऐसे नहीं होता कि भाई स्पर्म आ गया, उधर से ओवरी आ गया, हो गया फर्टिलाइजेशन, ऐसे नहीं होता। ऐसे भी नहीं होता कि ओवुलेशन चल रहा है और उस ड्यूरिंग अगर स्पर्म आया तभी फर्टिलाइजेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फीमेल जो है ये स्पर्म को स्टोर कर लेती है स्पर्मेथिका में। सही बात है। फिर उसको जब आराम से वो रिलैक्स करेगी, उसके बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखो कि किस तरीके से स्पर्मेटोफोर जेनाइटल चेंबर में आया, स्पर्मेटोफोर ब्रेक हुआ, स्पर्म चले गए स्पर्मेथिका में। अब क्या होता है, यहां पे ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट द्वारा ओहम आते हैं जो कि यहां पे भेज दिए जाते हैं जेनाइटल चेंबर में या तो भी जेनाइटल पाउच में। क्लियर बात है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, कितने आएंगे टोटल? 8 और 8 16, 8 राइट ओवरी से, 8 लेफ्ट ओवरी से, टोटल 16 एग आएंगे। बिल्कुल आराम से सब चीजें होगी। सो एग एंड स्पर्म, यहां पे एग आ गया। अब स्पर्मेथिका से अब फीमेल कॉकरोच वो जो स्पर्म उसने स्टोर कर लिया था उसको भेज देगी जेनाइटल चेंबर में और अब फर्टिलाइजेशन होगा,
राइट। जब उसने चाहा कि उसको फर्टिलाइज करना है तब वो फर्टिलाइज करेगी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा जेनाइटल चेंबर में, जेनाइटल पाउच में। ओके, बिल्कुल सही बात। नाउ अब यहाँ पे कोलेटरल ग्लैंड कुछ सिक्रीशंस यहाँ पे डाल देती है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं ऊथिका। क्लियर बात है। सो कोलेटरल ग्लैंड स्टार्ट्स ऊथिका लेयर फॉर्मेशन। अब ये ऊथिका क्या है, ध्यान से देखो। ये ऊथिका इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है जो कि आपको बाजू के डायग्राम में दिखाई भी दिया जा रहा है। यहाँ पे फर्टिलाइज एग्स इसमें होते हैं, 8 का 2 रो इसमें आपको दिखाई देते हैं, टोटल 16। यस, टोटल 16, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से सुना, एक बार फिर से बता दूं आपको। तो देखो, स्पर्मेटोफोर जो कि मेल ने बनाया वो डाल दिया जेनाइटल चेंबर में ड्यूरिंग कॉपुलेशन, स्पर्मेटोफोर ब्रेक हुआ, स्पर्म चले गए स्पर्मेथिका में, बिल्कुल सही बात है। ओहम एग ये आ चुका है अब जेनाइटल चेंबर में कुछ इस तरह से। ओके, अब ये आ चुका जेनाइटल चेंबर में, तो अब स्पर्मेथिका को ये जो फीमेल है कॉकरोच ये कांटेक्ट कराएगी, स्पर्म चले जाएंगे इस तरीके से जेनाइटल चेंबर में। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हुआ, कितने एग आ चुके थे? 8 एग आ चुके थे राइट ओरी से, 8 एग आ चुके थे लेफ्ट ओरी से, टोटल 16 एग आ गए। उसके ऊपर उसने स्पर्म जो है उसके ऊपर बहुत मतलब उसके ऊपर डाल दिए, फर्टिलाइजेशन हो गया। बिल्कुल सही है। फर्टिलाइज एग को पैक किया जाता है इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ऊथिका, जहां पे 8 लेयर के मतलब 8 एग के फर्टिलाइज एग के 2 लेयर्स होती हैं, इसको कहते हैं ऊथिका। ऊथिका कंटेन्स 16 फर्टिलाइज एग विद अ प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, जो आपको साइड के डायग्राम में दिखाई भी दिया जा रहा है। सो 16 एग्स आर अरेंज्ड इन 2 रोज इन अ सिंगल ऊथिका। और ऐसे कितनी ऊथिका को ये भाई बाहर छोड़ देती है फीमेल कॉकरोच। ऊथिका बनाने के बाद अराउंड 10 ऊथिका ये जो फीमेल है ये बाहर छोड़ देती है, रिलीज कर देती है। अभी ऊथिका का क्या होता है वो भी हम देखेंगे। ओके, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ध्यान से सुनोगे तो हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊथिका, राइट। अब ये जो एग है इसमें फर्टिलाइज एग है, अब इनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। इसने ऊथिका क्यों बनाया? क्योंकि भाई इसमें ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट होगी फिर 9 महीने तक बात चलेगी फिर डेट निकलेगी फिर डिलीवरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ऊथिका बना के बाहर छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। और ऊथिका के अंडर इस एग का डेवलपमेंट होने वाला है, इसलिए ऊथिका एक उसके पास स्ट्रॉन्ग आउटर कवरिंग होती है अच्छी खासी। ओके, तो उसके अंदर ये डेवलपमेंट हो रही है। अब बन गया निम्फ। ओके, अब ये जो निम्फ आ चुका है अब ये बाहर भी आ जाता है, धीरे धीरे सब चीजें होगी। अब निम्फ के ऊपर एक्सोस्केलेटन आना शुरू हो जाएगा। फिर एक्सोस्केलेटन आने के बाद ये थोड़ा और बड़ा होगा, एक्सोस्केलेटन ब्रेक हो जाएगा। फिर और इसके बाहर स्किन की कवरिंग आएगी, फिर से ब्रेक हो जाएगी। ऐसे धीरे 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 13 बार इसके बाहर स्किन का फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे निम्फ से एडल्ट बन जाता है। तो हम कहते हैं दिस इज अ मेटामॉर्फोसिस, बट दिस इज अ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जहां पे प्यूपा का डेवलपमेंट हमें नहीं दिखाई देता, इसलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अगर एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट बनता तो हम कहते कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें दिखाई दिया यहाँ पे निम्फ जो कि बिल्कुल एडल्ट के जैसा है, जिसको निम्फ से एडल्ट बनने में 1 साल लग गया। 13 बार मोल्टिंग हुआ। मोल्टिंग हुआ मतलब स्किन बनी, ये फिर बाद में ब्रेक हो गया एक्सोस्केलेटन, फिर से इसकी ग्रोथ हुई, फिर से एक्सोस्केलेटन ब्रेक हो गया, फिर से ग्रोथ हुई, एक्सोस्केलेटन बन गया, इस तरीके से। तो ये जो निम्फ है ये एडल्ट के जैसा ही हमें दिखता है, लेकिन इसके पास जो है भाई विंग्स नहीं होते, गोनैड्स नहीं होते हैं। सो इस तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या तो फिर पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट। क्लियर बात है। तो भाई यहाँ पे अपना सिस्टम, यहाँ पे अपना चैप्टर जो है खत्म होता है। बेटा कोई भी डाउट हो तो ध्यान से एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग बड़े कंजूसी करते हो कमेंट करने में, तो कमेंट करना, कमेंट क्या करो यार, उससे एक मोटिवेशन मिल जाता है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। वी आर टेक केयर, बाय बाय।